बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा स्क्रीन पे आपका ईमेल एड्रेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी शख्स को फैमिली लॉ से, इमिग्रेशन से या कॉन्फिडेंशियल या डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय के बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गुल साहब, ये आपसे क्वेश्चन करना था। हमारी ये 7 ईयर्स बिहाफ पे एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी, तो हम जुडिशियल रिव्यू में ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर लिखा था। ठीक। तो बट अभी ऑलमोस्ट यानी कि 3-4 दिन रह गए हैं, बट हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ी सी कॉस्ट भी काफी यानी कि ज्यादा थी, तो हम क्या नाम है मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने यानी कि प्रेजेंटेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन बना के उनको यानी कि लिखा है कि हमें आप क्या नाम है मतलब रिमूवल डायरेक्शन इशू करें। और वो जो एमडी वाला केस आया है और एन ए नजेरिया जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसके भी यानी कि रेफरेंस वगैरह दिए हैं कि आप हमारे यानी कि रिमूवल डायरेक्शन इशू करें, तब ताकि हम लोअर कोर्ट में जाएं। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि इस कंडीशन के अंदर हमें दोबारा उनको ये लिखना, क्योंकि ऑलमोस्ट यानी कि 3 मंथ हमारे यानी कि पूरे यानी कि आज यानी कि कल हो जाएंगे पूरे। ठीक। तो इसके अंदर ये ठीक है और इसका क्या एक्शन होगा हमारे पे और क्या रिप्लाई होगा और हमें कंसीडर करेंगे? जैसे वो 353B अभी इन्होंने 395 कैंसिल किया था, 353B उन्होंने दी है। वो कंसल्टेशन करेंगे या नहीं करेंगे, या रिमूवल डायरेक्शन करेंगे, या क्या होगा? बस ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है ऑन द बेस ऑफ द 7 ईयर्स और आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, मेरी वैसे आपको आइडियल जो एडवाइस थी वो तो ये बेस्ट था कि आप इसको लेटर बिफोर एक्शन करते हुए, जिसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसके बाद आप इसको JR में जाते। लेकिन अगर आपके कोई हालात या सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आप अफोर्ड नहीं करते, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन अनफॉर्चुनेटली आजकल वो कंसिडर नहीं हो रही। जो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम थिंग है जो आपने लेटर बिफोर एक्शन किया है, क्योंकि आप बेसिकली होम ऑफिस को एक रिमाइंडर या एक थ्रेटनिंग लेटर लिख रहे हो जिसमें ये उनको अब बावर करवा रहे हो कि हम इस अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, अंडर द ह्यूमन राइट्स या अकॉर्डिंग द गाइडेंस या अकॉर्डिंग द जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनके मुताबिक हम क्वालिफाइड करते थे कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता, हमें वीज़ा ग्रांट किया जाता। अगर हमें वीज़ा ग्रांट नहीं किया गया तो कम से कम हमें राइट ऑफ अपील दिया जाता, ताकि हम लोअर कोर्ट में जाके अपना जो केस है उसको पुट कर सकते। लेकिन उन्होंने अगर आपके लेटर बिफोर एक्शन को या जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उसको कंसिडर नहीं किया, तो आई थिंक जो आपका प्रेजेंटेशन होगी उसको भी सेम ही वो जो वेट कैरी करेंगे। बेस्ट था कि आप इसको JR में लेके जाते, ताकि हाई कोर्ट के जज में जो उनकी जो पार्स होती हैं या पार्स के अलावा वो अपनी जो डिस्क्रिशन पावर यूज़ करते हैं, अगर इमिग्रेशन रूल्स को किसी वक्त इग्नोर किया जा रहा हो या गाइडेंस या इमिग्रेशन रूल्स में कंट्राडिक्शन आ रही हो, और जो होम ऑफिस है हमेशा जो अपनी उनकी फेवर की चीज़ होती है उनको पिक करते हुए आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं। और जब आप JR में जाते हैं तो जो हमेशा जो हाई कोर्ट के जज हैं वो गाइडेंस, इमिग्रेशन रूल्स और जो पॉलिसी है, इन तीनों को कंसिडर करते हुए अपनी एक जजमेंट देते हैं। इसलिए हम जब भी कभी अपने किसी क्लाइंट को या अपने मैं कॉलर्स को कहता हूँ कि हाई कोर्ट में आपके केस को लेके जाना चाहिए, उसका जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल हम लोगों ने कभी शायद ये ऑनलाइन मैं कभी एडवाइस ना कर सका, या मैंने देखा काफ़ी सारे लोग इस पर एडवाइस नहीं करते। मैं यहाँ बताता चलूँ, सम टाइम जो आपकी इनकी जो पॉलिसी होती है होम ऑफिस की या उनकी जो गाइडेंस हैं प्लस इमिग्रेशन रूल्स हैं, ये तीनों चीज़ों में अगर किसी जगह पे भी कंट्राडिक्टी आ रही हो या डिफरेंस आ रहा हो तो ऑब्वियसली होम ऑफिस जो उनकी फेवर में होगा उसके मुताबिक डिसीजन देगा। लेकिन जब क्लेमेंट JR में जाते हुए अपना क्लेम करता है तो फिर एक अच्छा आर्गूमेंट होता है हाई कोर्ट के पास, या जो जज हैं उनके पास बड़ा अच्छा आर्गूमेंट होता है
कि बिल्कुल आपने जो गाइडेंस हैं, जो तमाम चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हुए ये केस को रिफ्यूज़ किया, और फिर जज अपनी जो डिस्कशन पावर है उनको यूज़ करते हुए मोस्ट ऑफ टाइम क्लाइंट की फेवर में जो डिसीजन आते हैं। लेकिन एनीवे अगर आपके हालात ऐसे हैं, आप इसको फाइट नहीं कर सकते, आप वेट करें, जब आपके खिलाफ रिमूवल डायरेक्शन इशू होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको राइट ऑफ अपील मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। इधर कॉल बोलना क्या नहीं आप बोल। जी मैं रियाज गुल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, आपके आप थ्रू हो गई अभी कॉल। हेलो। जी फरमाइए मैडम। हेलो। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ बोलिए आपका सवाल क्या है। हेलो। आई थिंक आप टीवी देख रही हैं, शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी अगर आपको आवाज़ नहीं जा हाँ रही। जी, हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी, मैंने पूछना था कि हमारा है ना केस लेक्सी में है। मेरे हस्बैंड ने 2004 में जहाँ पे स्टे ली थी, ठीक। तो उनका रिफ्यूज हो गया था। उसके बाद उनका केस जो लेक्सी में आ गया था, ठीक। तो फिर उन्होंने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाए, तो 2 साल से ऊपर हो गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। ठीक। तो हमें पता चल रहा है कि वो लेक्सी अब बंद कर दिया, तो जिनके इतने टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं केस, तो उनका क्या अब वो उनको कुछ स्टेटस देंगे जहाँ पे रहने का, या कैसे भी है, कुछ प्लीज हमें विस्तार से समझा दें कि हम लोग बहुत ज्यादा। आपके बच्चे भी हैं जहाँ पे, फैमिली है, बच्चे हैं और जहाँ मेरा पे? दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी डॉटर ने नेक्स्ट ईयर में 7th ईयर की होना है, ठीक। तो हम क्या इसकी लेक्सी का वेट करें आंसर का, कि हम उसका जो 7th ईयर का केस लगा दें? इन दोनों का प्लीज मुझे विस्तार से समझा दीजिए जवाब। थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका केस लेगसी में पड़ा है तो लेगसी के लिए आपको मेरी एडवाइस है, लेगसी डिपार्टमेंट होम ऑफिस ने क्लोज करते हुए CAA यूनिट एक डिपार्टमेंट बनाया। जितनी भी जो नंबर ऑफ फाइल्स जो पेंडिंग थी उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। अगर आप समझते हैं कि आपका केस पेंडिंग है, आपको CAA यूनिट एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लेटर लिखें, अपनी तमाम करस्पॉन्डेंस जो हम उसके साथ आपके साथ हुई थी उनकी साफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाएं कि हमने केस किया था, पेंडिंग है, ये हमारे पास प्रूफ है, बताएं हमारे केस की अपडेट क्या है। आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने लेगसी वाले केस को जो पेंडिंग है उसको फाइट करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका केस नेक्स्ट ईयर तक सॉल्व नहीं होता, कोई डिसीजन नहीं आता, तो फिर डेफिनेटली जब आपका बच्चा यहाँ पे 7 साल का हो जाएगा या जहाँ पे रहते हुए उसने 7 साल गुजार लेगा, तो तब आप क्वालिफाइड करते हैं कि ऑन द बेस ऑफ जो नया लॉ बना है 9 जुलाई 2012 को, कि अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे 7 साल गुजार लें तो आप फर्दर लीव टू रिमेन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एज फार एज आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरे करते हुए। आप अपने लेगसी वाले केस को फाइट रखें, अगर कोई डिसीजन आ जाए फेयर इनफ, अदरवाइज आप अपने बच्चे की बेस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई चूजी होना चाहते हैं तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप किसी सोल्यूशन के पास चले जाएं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं ताकि वो आपको कोई बेस्ट एडवाइस कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे 2 सवाल पूछने इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, एक मेरी वालदा के लिए, एक मेरी सिस्टर्स के लिए। फरमाइए। दोनों इधर मौजूद हैं यूके के अंदर विजिट वीजा पे। ठीक। और एक की मेरी वालदा की उम्र 65 है। ठीक। और सिस्टर की उम्र है तकरीबन 38 और 39। ठीक। सिस्टर जो है वो डिसेबल्ड है। ठीक। और वालदा जो है एल्डरली हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों इधर ही रहें मेरे साथ। ठीक। उनके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? आपकी कॉल का शुक्रिया। ये पहले था कि अगर कोई शख्स या कोई पर्सन यूके में विजिटर आए और उसके जो अगर जो जहाँ जो उसकी फैमिली है, अगर उनको चाहे तो वो यहाँ पे इन कंट्री एप्लीकेशन करते हुए एज ए एल्डर डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई से जो नया लॉ आया उसके मुताबिक आप इन कंट्री यहाँ से स्विच नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपके कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों। अगर आप यहाँ पे विजिटर आते हैं, आपके लिए ये है कि आप वापस जाएं, जाके अपने होम कंट्री से एज ए एल्डरली डिपेंडेंट, जो आपकी मदर की बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो मदर हैं वहाँ से जाके आपके होम कंट्री से एल्डरली डिपेंडेंट की एप्लीकेशन कर सकती हैं। लेकिन सेम आपकी सिस्टर भी सेम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसे सर्कमस्टांस है उनका वापस जाना मुश्किल है, जैसे आपने बताया कि उनको शायद अनफॉर्चुनेट डिसेबल है, इश्यूज़ हैं, तो फिर आपके लिए है कि आप किसी सोल्यूशन के पास चले जाएं, उनसे डॉक्यूमेंट्स लें, एडवाइस लें, ताकि आपकी अगर यहाँ पे इन कंट्री एप्लीकेशन हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए।
सत श्री अकाल आजकल साहब। जी, सत श्री मैं अकाल। यहाँ पर स्पाउस वीजा पर हूँ। मेरी शादी हुई थी 31 जुलाई 2011 को। ठीक। तो अब मेरा इंडेफिनिट ड्यू है सितंबर 2013 में। तो इससे कहता कि उसके बीच में मेरी वाइफ बेनिफिट ले रही थी। आपको वीजा कब मिला था? और आपको वीजा कब मिला था स्पाउस का? सितंबर 2011 में। आपको तो 2.5 साल का मिला था ना? 2 साल का भी मिला, सितंबर 2011 में मिला था ना। ठीक 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 9 जुलाई 2012 से सही। पहले थे जी मेरा। जी जी जी। तो आपका सवाल मेरी क्या है? वाइफ बेनिफिट क्लेम कर रही थी, हाउसिंग बेनिफिट और काउंसिल टैक्स बेनिफिट ठीक। और डिसेबिलिटी बेनिफिट। उसके बैक में प्रॉब्लम थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कुछ मेंटल हेल्थ इशू हो गए, तो हम शादी होने के बाद डिक्लेयर नहीं कर सके हाउसिंग बेनिफिट वाला कि हम साथ रह रहे हैं। ठीक। बट मेरे डॉक्यूमेंट सारे, मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ। अब तो मेरी इंडेफिनिट ड्यू है 2-3 महीने में। ठीक। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं अभी बताऊँ तो, अगर उनको बताता हूँ मेरे को 2 साल के बेनिफिट वापस करने पड़ेंगे उनको। ठीक। बड़ा शॉर्ट है कि अगर आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया, आप अब अपने जो फैक्ट्स हैं या जो रियल चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज़ करें। अगर आपने पहले नहीं भी किया लेकिन अब भी आपके पास टाइम है, यू हैव टू बी डिस्क्लोज कि अब आप इकट्ठे रह रहे हैं, आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं और आप अपने 2 साल पूरे होने पे अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसको डिस्क्लोज नहीं करते और ये चीज़ होम ऑफिस के नोटिस में आती है, तो जो आप एप्लीकेशन करेंगे साथ साथ आपके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के, वो आपको ये कह सकते हैं कि आपने हाइड किया या आपने हमारे साथ झूठ बोला या आपने रिसेप्शन की। तो मेरी आपको एडवाइस है कि जो चीज़ें फैक्ट हैं, अगर आपने पहले डिस्क्लोज नहीं की, अगर अब भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी वेलकम। सर, पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास स्पाउस वीज़ा है, मेरी वाइफ EU नेशनल है। ठीक। तो मैंने पूछना है मैं कितने दिन आउट ऑफ कंट्री रह सकता हूँ। ठीक। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैंने अपनी वाइफ की कंट्री जाना है तो मुझे उसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? ठीक। अगर आप अपनी वाइफ के साथ उनके कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप स्पाउस वीज़े पे हों तो आप 90 डेज़ के लिए, जो सब पे एप्लीकेबल है कि 1 ईयर्स में आप 90 डेज़ अब्रॉड किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं, वो अपने होम कंट्री में चले जाएं या किसी भी आप कंट्री में विजिट के लिए चले जाएं। लेकिन 90 डेज से ज़्यादा इन 1 ईयर्स अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आपकी फ्यूचर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब बात कर रहे हैं? जी फरमाइए भाई। सर मैंने आपसे बात करनी थी। मैंने 1 साल पहले FLRO एप्लीकेशन की थी। ठीक। इस्लामिक मैरिज, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी उसे डिवोर्स इंग्लिश नहीं हुई थी, वो केस चल रहा था। ठीक। तो हमने जो है ना तो इस्लामिक मैरिज पे हमने जो है ना FLRO एप्लीकेशन कर दी। ठीक। तो 1 साल हो गया सर, अभी तक जवाब नहीं आया। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अब आपने शादी रजिस्टर कर ली, अभी तक नहीं की? नहीं की थी ना। तो अभी जब इंग्लिश डिवोर्स क्लियर हो गया तो हमने उनको लेटर भी भेजा, तो उसका भी अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक। बेस्ट है कि आपके पास अब दोनों लोग फ्री हो शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी वाइफ के पास डिग्री एब्सोल्यूट आ गई है। आप लोकल काउंसिल में जाके अपनी शादी रजिस्टर करवा लें। अगर वो पूछें कि आपका स्टेटस क्या है तो आप उसका जो आपने एप्लीकेशन की थी उसका एक्नॉलेजमेंट, जो आपकी अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए, ये सारी चीज़ें या आपने बायोमेट्रिक दिया, दिखा दें कि हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है। हमने FLRO इस वजह से की थी कि उस वक्त मेरी वाइफ की डिवोर्स जो पटिशन थी वो पेंडिंग थी विद द काउंटी कोर्ट। नो उसको डिग्री एब्सोल्यूट मिल गई है एंड नो वी डिसाइड टू रजिस्टर आवर मैरिज। आप शादी से करवा के अगर एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्पीड अप हो जाएगी। वरना आपने जो FLRO पे की है इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करता, कोई टाइम स्केल नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि आपने 2 साल के प्रूफ देने होते हैं एज ए पार्टनर, वो मुश्किल है क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड थी, इनके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं था, फिर आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजन होगा टू अंडरस्टैंड फॉर द इमिग्रेशन ऑफिसर। मेरी आपको एडवाइस है कि अब आपके पास टाइम है, इमीडिएटली गो टू रजिस्ट्रार, अपनी शादी रजिस्टर करवाएं और बाद में FLRM की एप्लीकेशन करें, जो कि नॉर्मली आजकल 3 से 4 माह के अंदर वो डिसाइड कर रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए।
हेलो, मुझे लगता है कि शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। हेलो हेलो, जी फरमाइए, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैंने 2 क्वेश्चन करने थे। फरमाइए। अच्छा, एक मैंने विजिटर आया था, मेरा भाई 07 के अंदर। ठीक। तो उसके बाद वो मेंटल हो गया था, बीमार हो गया था। ठीक। तो अभी तक इधर है, मतलब है बीमार ही अस्पताल के अंदर ही है, वो अस्पताल में रहता है। ठीक। आप टीवी ना देखिए, आप मुझे फोन पे बात करें। जी, सेकंड क्वेश्चन क्या आपका? जी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या भाई? सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 09 के अंदर वो नेशनलिटी के लिए कोर्स किया था। ठीक। तो मैं अभी ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो मेरा कोर्स चल जाएगा या मुझे नया करना पड़ेगा? आपने लाइफ इन यूके पास किया था या ईसोल किया था? जी, आपने ईसोल किया है या लाइफ इन यूके पास किया भाई? नहीं, दूसरा इस मैंने कोर्स किया था। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, जो ईसोल अगर आपने पास किया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर जिस कॉलेज से आपने या जो कोर्स आपने किया अभी भी होम ऑफिस की वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाइड करते हैं कि उसी इंग्लिश सर्टिफिकेट को रिलाई करते हुए आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर दें। लेकिन अगर आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया है जो कि वो वैलिड होता है, अब आप चेक करें कि आपने कोर्स कौन सा किया। लेकिन नॉर्मली जो ईसोल्स हैं इनकी काफ़ी दफ़ा 2009 से लेके अब तक काफ़ी दफ़ा जो लिस्ट है वो रिवाइज हुई है। जो काफ़ी सारे कोर्स जिस वक्त प्रोवाइडर थे अब वो लिस्ट पे नहीं हैं। मेरी आपको एडवाइस है, चेक कर लें बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन कि क्या आपका वो सर्टिफिकेट या जो कॉलेज से आपने पास किया वो होम ऑफिस की लिस्ट पे है या नहीं। अगर है तो आप क्वालिफाइड करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपके भाई को अनफॉर्चुनेटली बताया कि वो मेंटली प्रॉब्लम हो गया। अगर वो 2007 से यहाँ पे है और उसके पास विजिटर आया था, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया, मेडिकल कंडीशंस हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो ये सारी तमाम चीज़ें लगा के आपको एप्लीकेशन करना होगी टू द होम ऑफिस और उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करें कि ये कंडीशंस है, इस वजह से वापस जाके वहाँ पे रहना इसका मुश्किल है, यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। क्योंकि जो डे बाय डे जो नए लॉज आ रहे हैं उसमें अगर कोई बंदे के पास वीज़ा नहीं होगा तो उनको यहाँ पे मेडिकल में या ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है, इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल आप उनकी कोई ना कोई एप्लीकेशन करें, किसी सोल्यूशन को जाके मिलें, बताएं कि ये उसको मेडिकल कंडीशंस हैं, तमाम डॉक्टर से लेटर्स रिपोर्ट्स कि क्या उनको बीमारी है जो कि वो यहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट है, ताकि आपकी एप्लीकेशन हो और होम ऑफिस को कंसिडर करते हुए कोई अप्रोप्रिएट उनको वीज़ा अलॉट कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था कि तो वो 18,000 वाला जो कानून है वो अभी खत्म हुआ है कि नहीं? ठीक। दूसरा इंग्लिश लेवल के बारे में पूछना था, वो कौन सा लेवल है अगर पाकिस्तान से स्पाउस वीजा अप्लाई करें तो? ठीक, लॉ वैसे अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि जो 18,600 थ्रेशोल्ड है फॉर द स्पाउस वीज़े के लिए ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। लेकिन होपफुली वेरी सून ये डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि 13,000 समथिंग पे वो शायद एग्री कर जाएंगे। लेकिन आज के दिन अगर मुझे पूछें तो सिर्फ जो लॉ है वो अगेन 18,600 का है, लेकिन होपफुली सून वो चेंज करने वाले हैं। जो सेकंड आपका क्वेश्चन था इंग्लिश के लिए, आज के दिन अगर ईसोल पास करते हैं स्पाउस के लिए तो A1 सर्टिफिकेट है, या अगर वो आइल्स करती हैं तो उनका अगर 4 बैंड हो तो इज सफिशिएंट टू मेक द एप्लीकेशन टू कम इन द यूके एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना आपसे एक सवाल है सर, मैंने ना 2011 मई में एप्लीकेशन की थी एक्सटेंशन के लिए। ठीक, किस बेस पे? 2012 अगस्त में मुझे 1.5 साल के बाद होम ऑफिस से लेटर मिला 60 डेज का टाइम देके कि ये आप हमें ना नया कैश लेटर भेजें और नई एप्लीकेशन इसके साथ कर दें। ठीक, मैंने वो नया कैश लेटर, नई बैंक स्टेटमेंट और एप्लीकेशन वेरी टू लीव करके मैंने वेरी ग्राउंड पे मैंने वो भेज दी। उन्होंने मुझे क्या किया, फिर उन्होंने 13
15 जनवरी 2013 में उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया और कहा कि तुम 5 साल से ऊपर हो, आर्टिकल 245 उन्होंने मुझ पर लगा दिया। मैंने अपील की, अपील मेरी रिफ्यूज हो गई। मैं अपर ट्रिब्यूनल में गया तो अपर ट्रिब्यूनल मैंने ग्राउंड सारी बनाई, जज ने मेरी अपील भी रिफ्यूज किया। अपर ट्रिब्यूनल मैंने जब जाकर ग्राउंड्स बनाई, उनको मैंने बताया कि मैंने 2011 में की थी। तो सर ये ना 20 जून को ना मेरी हेयरिंग थी, 10 जुलाई को 20 जून को होम ऑफिस में ना वो विड्रॉ कर लिया और होम ऑफिस ने एक लेटर लिखा कि हम मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं था, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। जो 5 अप्रैल 2012 को कानून था ना, उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। ठीक सर आज मुझे लेटर भेजा और जज ने अपील भी अलाउ की और साथ जज ने कहा कि ये बैक टू रिमिटेड होम सेक्रेटरी को कर दिया उन्होंने, होम डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होम डिपार्टमेंट है। तो सर इसका क्या मतलब है? मुझे ये वीजा मिलेगा? क्योंकि पहले कैश का भी नंबर उन्होंने दिए थे और 10 नंबर उन्होंने मुझे वो मेंटेनेंस फंड के भी दिए थे, मगर उन्होंने कहा था कि हम तुझे अपील एक्सटेंशन दे भी देते हैं तो तू 5 साल से ऊपर जाएगा। तो आज जज ने अपील भी अलाउ किया, मगर जज ने साथ ये भी कह दिया कि ये बैक टू रिमिटेड होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो सर इसका क्या मतलब है? प्लीज जरा मुझे बताइएगा। ठीक, आपने अप्लाई केस किया, रिफ्यूज़ हो गया, कोर्ट में गए, रिफ्यूज़ हो गया, अपर ट्राइब्यूनल में गए, अब जज ने जो आपकी अपील है वो अलाउ कर दी है और अब साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो होम ऑफिस को दोबारा कंसिडर करते हुए आपको वीज़ा ग्रांट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो आपकी जो एप्लीकेशन थी ये पुराने लॉ के मुताबिक थी और जो डिसीजन आया है वो नए लॉ के मुताबिक आया है, क्योंकि एप्लीकेशन 1.5 साल पेंडिंग रही है, उसका आपको फेवर मिली कि आप ये डिसीजन आपकी फेवर में आ गया। अब मोर लाइकली कॉलेज आपका लाइव है, कैश आपने दिया है, बाकी चीज़ें आपको पॉइंट्स मिल गए थे, तो होम ऑफिस वाले बिल्कुल आपको वीज़ा देंगे और उस वीज़े के अंदर फिर जब आपको वीज़ा मिल जाएगा अब आप पे जो फर्दर आपके पर नई कंडीशंस आ जाएंगी। मेक श्योर करें प्लीज़ वीज़ा मिल जाए तो अपनी स्टडी को लाजमी तौर पे फिनिश करते हुए नेक्स्ट फेज़ में जाएं, वरना अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा कि पुराने लॉ को अप्लीकेबल करेंगे। लेकिन जो आपका सवाल है बिल्कुल आपकी अपील लॉ हो गई है, मोर लाइकली कोई और इशू नहीं आएगा अगर आपके तमाम चीज़ें हैं, स्वाय इसके कि शायद आपसे होम ऑफिस वाले आपके बैंक स्टेटमेंट मांग लें कि आप मेंटेनेंस के लिए अपनी बैंक में शो करें। अगर आपका कैश कॉलेज लाइव है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरे पास अभी तो उसका सर्टिफिकेट तो मुझे मिल गया, लेकिन हम लोग 6 मंथ से इकट्ठे रह रहे हैं, तो मैंने शादी करवानी है, लेकिन उसके पास पिछले वीजे पे वो आए थे, 3 साल हो गए उनको आए, तो मैं डिसेबिलिटी पे हूँ, तो मैं इसलिए पूछना चाहती थी आपसे, तो फिर कोई इसका कोई होगा हाल, कोई मिल सकता है कैसे कि मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बैक प्रॉब्लम काफ़ी है, तो मुझे डिसेबिलिटी मिलती है तो सारा कुछ मुझे पैसे उसे मिलते हैं ना। जी आपकी कॉल का शुक्रिया, क्योंकि लॉ अभी तक यही है कि आपने अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट करना है। उसका जो थ्रेशोल्ड था वो 18,600 था, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि ये जो लॉ है या जो इतनी इनकम है ये काफ़ी हार्ड है, इमिग्रेशन रूल्स या ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, तो शायद वो रिवर्ट करते हुए उनकी 13,000 पाउंड पे लेके आ रहे हैं। लेकिन आपके केस में 2 इशू आते हैं। फर्स्ट, अगर कोई शख्स यहाँ पे हो और उसकी शादी हो जाए, उसको पे ये लाइबल है कि वो उसी वक्त स्विच कर सकता है अगर उसको जो उसका स्टेटस या वीज़ा उसको इजाज़त देता हो। मसलन अगर कोई शख्स यहाँ पे विजिटर आता है, उसके पास 6 मंथ का वीज़ा है, लेकिन इन कंट्री वो यहाँ पे बेशक उसकी शादी हो भी जाए, बाय द लॉ वो यहाँ पे रहते हुए कन्वर्ट नहीं कर सकता विजिटर से डिपेंडेंट वीज़े के लिए। लेकिन सेकंड, आपके केस में जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो वो विजिटर आए थे, सेकेंडली उनके पास अब वैलिड लीव नहीं है। अब विदाउट लीव अगर कोई बंदा रहता हो, शादी रजिस्टर हो जाए, तो उसको सिर्फ इन कंट्री पे एप्लीकेशन करना इसलिए मुश्किल है कि लॉ इजाज़त नहीं देता अनटिल और अनलेस आपके कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों या आपके कोई बच्चे हों या कोई और रीजंस हो कि आपके हस्बैंड का वापस जाके आना मुश्किल लगता हो या आपकी या आपके बच्चों की जो लाइफ है वो उस पर डिस्टर्ब हो कि सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो करने के लिए। वरना बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपकी शादी हो भी जाए, स्टिल आपने बाकी रिक्वायरमेंट पूरे करते हुए, जो कि आपकी इनकम, अकोमोडेशंस या आपके हस्बैंड को इंग्लिश पास करना होगा, लेकिन उसको वापस जाके वीज़ा अप्लाई करना होगा। अब आप ने क्योंकि शॉर्ट आंसर, टाइम शॉर्ट, आपने जितना पूछा वही आंसर बनता है कि चेक कर लें कि क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप समझते हैं कि आपके हस्बैंड के वापस जाके अप्लाई करके वीज़ा लेके आने में जो टाइम लगेगा
उससे आपकी या आपके बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जो इनकम वाला है वो पार्ट थोड़ा सा कंसिडर करना होगा। अकोमोडेशन का, मेंटेनेंस का, इंग्लिश का, ये 3 चीज़ें काफ़ी हद तक मैंडेटरी हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि मैं स्टूडेंट था और मेरा जो कॉलेज था वो रिवोक हो चुका था सर, और मेरे जो नार के फ्रेंड थे उनको 60 डे का जो लेटर था वो मिल चुका था, पर मेरे को नहीं रिसीव हुआ था सर। और उसी दरमियान कॉलेज को बैक स्टेटस मिल चुका है, और अभी जो 60 डे का जिनको नोटिस आया था उनको फिर से एक लेटर आ गया जी के लिए से कि भाई तुम अपना जो लेटर हमने भेजा है इसको इग्नोर करो, जो तुम्हारी कर्टेल थी वो नहीं होगी, और तुम्हारा वीजा भी वापस आ गया। तो अभी जो मेरा है तो सर ना मेरे को 60 डे का लेटर मिला है और ना ही ऐसा कोई अभी नया लेटर आया कि तुम्हारा बैक है या कैसे है। तो अभी मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जी? थैंक यू सर। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। बस आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए आपका, क्योंकि उन्होंने शुरू किया होगा जब डी लिस्ट हुआ आपका कॉलेज। अभी उन्होंने कुछ लोगों को भेजे होंगे, बाकी को लोगों को भेज रहे होंगे, लेकिन साथ ही आपका कॉलेज दोबारा लिस्ट पे आ गया है, इसलिए आपको लेटर आने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कॉलेज दोबारा लिस्ट पे आ गया है विद इन 60 डेज़ तो आपका जो वीज़ा है वो बिल्कुल लाइव है, वो कर्टेल नहीं हुआ। आप रिलैक्स हों, अपनी स्टडी करें, जब कंप्लीट कर लें, कॉलेज से प्रोग्रेस रिपोर्ट लें, लेटर लें, आपकी फर्दर एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी रिसेंटली PSW इशू हुआ है ना, और मुझे जो है अभी मुझे 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपनी वाइफ को डिपेंडेंट बुलाता हूँ यहाँ पे PSW पे, तो फिर मैं अगर लॉन्ग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर इसको क्या मिलेगा? मतलब इंडेफिनिट मिलेगा या उनको स्पाउस वीजा मिलेगा? जब आप 10 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे तो आपकी अगर वाइफ यहाँ पे ऑलरेडी आपकी स्पाउस होगी तो उसको यहाँ पे FLRM की एप्लीकेशन करते हुए एज ए डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा, द डिपेंडेंट ऑफ द ILR। जब आपको ILR मिल जाता है तो जो ऑलरेडी यहाँ पे डिपेंडेंट हों फिर उनको डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। दोनों ऑप्शंस होंगी। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी वाइफ को आपके जब तक कि आपकी लीव है तब तक का वीज़ा मिलेगा। जब वो यहाँ पे आ जाएं, जब आप ILR की एप्लीकेशन करें साथ ही उसकी एप्लीकेशन कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या वेट कर लें, आपने बोला कि शायद आपको जल्दी आप 10 साल पूरे होने वाले हैं, आप क्वालिफाइड कर जाएंगे ILR के लिए, तो फिर डबल फीस लगाने से बेहतर होगा कि अगर आप वेट कर लें जब आपको ILR मिल जाए तो तब उनका डायरेक्टली फ्रॉम अपने होम कंट्री से उनका स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कितना टाइम है या आपने क्या डिसाइड करना है आप, लेकिन जब वो यहाँ पे आ जाएं यहाँ पे डिपेंडेंट के तौर पे वो स्विच हो सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। मैं यहाँ पे स्पाउस वीजे पे आया था, ठीक, तो विद इन 2 ईयर मेरा वो डिवोर्स हो गया था, ठीक। तो जो मेरा वीजा है वो अभी दिसंबर तक का है, दिसंबर 2013 तक, ठीक। और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है अभी लास्ट मंथ दोबारा से, ठीक, यहीं पे। तो फिर मुझे पूछा कि अभी मुझे वीजा जो मैंने दोबारा अप्लाई करना है मुझे इंडिया से लेना पड़ेगा कि यहाँ से भी हो सकता है? अगर आपकी यहाँ पे शादी हो गई है और आपके पास अभी तक लीव थी, यस आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रडिक्शन आ रही है। इमिग्रेशन रूल ये कहता है कि अगर आप किसी के स्पाउस पे वीज़ा लेके यूके में आते हैं, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हुई, तो आप इंटाइटल नहीं हैं कि यहाँ पे आप रह सकें। लेकिन क्योंकि आपकी जो लीव है वो कर्टेल नहीं हुई, होम ऑफिस ने फिनिश नहीं की, अब आपने उसी दौरान अपनी शादी कर ली और तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अगर यहाँ से एप्लीकेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि होम ऑफिस को आपकी फेवर में डिसीजन देना चाहिए। बिल्कुल ग्राउंड्स अच्छी होंगी। अगर किसी सूरत में वो रिफ्यूज़ करते हैं तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि आप जो लॉ ये कहता है कि आपके पास वैलिड लीव हो यहाँ पे, और सेकंड आप जो डिपेंडेंट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास जो इनकम, मेंटेनेंस, अकोमोडेशन और आपकी जो इंग्लिश है वो आपके पास है, आप इंटाइटल हैं, मैरिज कर ली है, तो योर एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड इन कंट्री। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए।
हेलो सत श्री अकाल गुल साहब। जी सत श्री अकाल जी। जी गुल साहब, हमारा केस पहले 7 ईयर के बेस पे लगा था, बच्चों के बेस पे। ठीक। तो उन्होंने पहले रिफ्यूज कर दिया था, फिर हमने उसको चैलेंज किया, फिर जुडिशियल रिव्यू में गए हैं। ठीक। तो उन्होंने पहले टाइम मांगा था कुछ हमसे 1 महीने का, वो भी खत्म हो गया। फिर उन्होंने और टाइम मांग लिया, वो भी खत्म हो गया। अभी वो कोई जवाब नहीं दे रहे। हम क्या करें आगे? जज के पास जाएं या क्या कर सकते हैं? हमें कुछ पता नहीं लग रहा। वो टाइम कौन मांग रहा है? हाई कोर्ट के जरिए मांग रहे हैं या आपके लेटर बिफोर एक्शन से मांग रहे हैं? मेरे ख्याल आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। देखें, अगर तो आपने अपनी JR की एप्लीकेशन कर दी है और आपका जो क्लेम है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उसके बाद अगर होम ऑफिस आपसे टाइम मांग रहा है कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू कंसिडर, या इसमें प्रोसीजर बताता चलूँ कि जब आप JR की एप्लीकेशन करते हैं तो फिर उसकी एक कॉपी हाई कोर्ट जो होम ऑफिस है उनका जो सोलिसिटर, उसको बोलते हैं ट्रेजरी सोलिसिटर, उनको भेज देते हैं ताकि आपके क्लेम के ख़िलाफ़ वो अपना डिफेंस जमा करवाएं। अब जो ट्रेजरी सोलिसिटर है उसने प्रॉपरली कंसिडर करना होता है कि क्या जो आपका क्लेम है वो ठीक है, क्या उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है आपके केस को फाइट करने के लिए या नहीं। लेकिन क्योंकि जो ट्रेजरी सोलिसिटर है दे आर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द होम ऑफिस, वो फिर बार बार अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस मांग रहे होते हैं कि आप हमें इंस्ट्रक्ट करें कि क्या हमें केस को फाइट करना चाहिए, या आप इस पोजीशन में हैं कि इसको रिकन्सिडर करते हुए इनको वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ट्रेजरी सोलिसिटर टाइम इसलिए मांग रहा है कि वो अपने क्लाइंट से बात करे कि क्या वो आपके क्लेम को दोबारा कंसिडर करना चाह रहे हैं या वो आपके केस को हाई कोर्ट में फ़ाइट करने जा रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट में जब आपका केस फाइट होगा फिर वन ऑफ द पार्टी को जो कॉस्ट है वो पे करनी होगी, इसलिए जो ट्रेजरी सोलिसिटर है वो हमेशा बार बार अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन मांगता है। आप वेट कर लें, हमेशा वेट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैफ है, मैं कराची से यहाँ पर आया हूँ स्टूडेंट में 2010 में। ठीक। और 2010 के बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ, 2011 में एक्सपायर हुआ। ठीक। अगस्त 2011। तो मेरे एक्सपायर होने से पहले ही मैंने अपनी एक्सटेंशन के लिए फाइल कर दिया था। ठीक। लेकिन मेरी जो एक्सटेंशन अभी तक मेरी यहाँ पर आई नहीं है एक्सटेंशन ना। ठीक। तो जो एक्सटेंशन के लिए आई है, फिर दूसरा मेरा जो कॉलेज के जो यहाँ पे बर्मिंघम में कॉलेज है मेरा FPT, उसके साथ थोड़ा सा नेगोशिएशन हो गई थी, वो एक्स्ट्रा फीस वगैरह मांग सवाल रहे थे। क्या है आपका? तो फिर मैंने उनको भी फीस अपना सवाल पूछें कि आपका सवाल क्या है। नहीं आया है, 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली फीस आपने देनी पड़ेगी ना। तो माय फ्रेंड आपका सवाल क्या है मुझे समझ नहीं आ रही शायद। सॉरी डियर, आप किसी कॉलेज का, किसी सोलिसिटर के या किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी इंडिविजुअल का अनफॉर्चुनेटली हम लाइव या ऑन एयर किसी के नाम पे हम कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन जर्नल मैं आपको एडवाइस कर दूं कि अगर आपका 2 साल के एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपको होम ऑफिस को चेज़ करना चाहिए। अगर आपने किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, फ़ीस नहीं दी, कोई मैटर है, कैश नहीं है, ये आप उनसे सॉर्ट आउट करें। होम ऑफिस उसी वक्त आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा जब आपका कैश वैलिड होगा, आपका कॉलेज कंफर्म कर रहा होगा और आपकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द एक्सटेंशन वो पूरी हो रही होंगी। अगर आपका किसी रीज़न से कोई आर्गूमेंट्स है, कोई डिस्प्यूट है विद द कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो आप उनसे मैटर सॉल्व करें। अगर उनके इशू हुए और उन्हें कंफर्म ना किया होम ऑफिस को, तो अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस के पास बड़ा अच्छा आर्गूमेंट्स होगा आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करने का। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा छोटा भाई जो है वो आया था पिछले साल एज ए स्टूडेंट। ठीक। जुलाई में। ठीक। जुलाई में नहीं, अप्रैल में। इस जुलाई में उसका वीज़ा ख़त्म होना था तो हमने FLR जो होती है ना एप्लीकेशन वो दी है। ठीक। अभी दो हफ्ते हुए हैं। FLR कौन सी एप्लीकेशन? स्टूडेंट एक्सटेंशन अप्लाई की या FLRO अप्लाई किया? FLRO। ठीक जी। तो अभी ये है कि क्वेश्चन ये है कि एक उसकी जो फ्रेंडशिप चार्ज है एक ब्रिटिश लड़की के साथ। ठीक। लेकिन वो लड़की अभी शादी के लिए रेडी नहीं है।
ठीक, तो क्या वो इस एप्लीकेशन में कोई हेल्प कर सकती है उसकी, या कोई फर्दर एप्लीकेशन विदाउट मैरिज वही हम डाल सकते हैं? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। स्टूडेंट 1 साल पहले आए थे, वीज़ा नहीं बढ़ा, स्टडी शायद अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं उन्होंने प्रोग्रेस की या नहीं की, लेकिन FLRO की एप्लीकेशन कर दी। FLRO की अगर एप्लीकेशन करते हो एज ए रिलेशनशिप, तो आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप है फॉर द 2 ईयर्स। या अगर आपने वैसे कहा कि FLRO की रिलेशनशिप बनाया है, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। देखें, अगर लड़का और जो उसकी जो होने वाली जो फ्यूचर वाइफ है, अगर वो इस बात पे डिसाइडेड नहीं है कि उन्हें शादी करनी या नहीं करनी, या इसको स्पॉन्सर करना या नहीं करना, तो होम ऑफिस इसको कैसे कंसिडर करेगा, मेरा ख्याल आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के केसेस में कोई अच्छा रिज़ल्ट आने के चांसेस कम होते हैं। FLRO उस वक्त होती है कि आप बोल रहे हैं कि कोई रीजंस हैं हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन द बोथ पार्टीज आर कमिटेड फॉर मैरिज, तो शायद वो कंसिडर करें। लेकिन शादी भी नहीं हुई और अभी उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया, मेरा ख्याल शायद मुश्किल होगा। लेकिन वेट करें, अप्लाई कर दिया, जो डिसीजन आएगा आप उसके मुताबिक अपना एक्शन प्लान कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूछना चाहता था कि मैं उसका क्या नाम है, अली बोल रहा हूँ। मैं 8 साल पहले उसका क्या नाम है, मेरे भाई ने मुझे स्पॉन्सर किया था, इंग्लैंड में आया था मैं 8 साल पहले, लेकिन मेरा उसका क्या नाम है, मैंने केस किया था, मेरा केस रिफ्यूज हो गया था। ठीक है, ठीक। तो फिर उसका क्या नाम है, मैंने नहीं अप्लाई किया दोबारा, मैंने रहने दिया। लेकिन मेरी फियांसी होती है फ्रांस में, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? या उसे इधर बुला लूँ ताकि इधर शादी कर लूँ, या कोई और भी तरीका है, कोई तरीका कर लूँ? क्योंकि मेरी एज थी उस टाइम 15 साल, तो अभी मैं हो गया हूँ 23 साल का हो गया। ठीक। और आपकी जो फियांसी है उसके पास नेशनलिटी क्या है? आपकी फियांसी के पास नेशनलिटी क्या है? वो उसका क्या नाम है, उसके पास पाकिस्तानी है, लेकिन 1 महीने तक वो फ्रेंच अप्लाई करने वाली है। ठीक। अगर आपकी वाइफ के पास फ्रेंच नेशनलिटी है, उसके पास राइट है कि वो UK में रह सकती है और यहाँ पे रहते हुए अपने यूरोपियन TTI को एक्सरसाइज करती सकती है। जब वो यहाँ पे होगी एज ए फैंसी के तौर पे वीज़ा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो यहाँ पे आ जाए, आप अपनी शादी जिसे करवा के आप उनके डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड आपने यहाँ पे बोला कि शायद आपने 8 साल गुजार लिए, लॉ ये कहता है कि अगर आपकी एज 25 ईयर से कम हो और आप मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ UK में गुजार लें, तो आप यहाँ से इन कंट्री रहते हुए एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लीव टू रिमेन। लेकिन आपने शायद 8 या 9 साल गुजारे हैं, फिर भी क्योंकि आपने जो पीक ऑफ द एज आपका टाइम है, क्योंकि जो बचपन है 5, 6 साल 7 साल पहले उसमें आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई यहाँ पे कोई एजुकेशन की हो, कोई यहाँ पे कोई प्रोग्रेस की हो, कोई डेवलपमेंट की हो, अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी रीज़न है कि आप वापस नहीं जा सकते और आप इन कंट्री यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आप 25 ईयर से पहले अगर एप्लीकेशन करेंगे तो मोर लाइकली हम उसको आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करना चाहिए। तो कि आपने मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं गुजारा, लेकिन जो आपने जो पीक ऑफ द एज है जो कि आपकी 15 से लेके 25 है, ये जो आपका टाइम आपने गुजारा है, बिल्कुल होम ऑफिस को कंसिडर करेगा। आप वेट करें अपनी वाइफ को फ्रेंच नेशनलिटी मिलने का, अगर उनको मिल जाती है तो वो अप्लाई कर लें, अगर नहीं तो फिर 25 ईयर्स होने से पहले आप अपने इन कंट्री यहाँ से अप्लाई करें। देखें फिर आपके बाद होम ऑफिस क्या डिसीजन देता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने ये पूछना था, मैंने बच्चे के 7 इयर्स कंप्लीट होने पे एप्लीकेशन डाली थी होम ऑफिस में FLRO, ठीक, जो कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने JR के लिए डाला हुआ है, ठीक। तो क्या लगता है आपको कि होम ऑफिस वाले क्या जवाब देंगे? मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि बच्चों के बेसिस जो 7 इयर्स वाली स्कीम है ये स्क्रैप हो गई है। जो 7 ईयर वाली स्कीम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं। मेरा ख्याल बहुत सारी एप्लीकेशनों पर रिफ्यूज़ कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स रिव्यूअर्स को अगेन कह रहे हैं इसको चैलेंज करें। अगर आपकी एप्लीकेशन JR में पड़ी है, वेट करें, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट में चले जाएं फिर जो भी लॉ हो, लेकिन द डे आपने एप्लीकेशन की थी उस वक्त 7 ईयर वाला लॉ था। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कोई आएगी तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आपके सवाल या सर्कमस्टांसेस के पास के रिगार्डिंग मेरी एडवाइस आपको ये है कि अब आप वेट करें। हाई कोर्ट क्या, क्योंकि लॉन्च आपने कर दी है JR,
जो डिफेंस आएगा, उसके बाद जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद अपना अपना इलेक्शन प्लान कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम लतीफ़ है। मैं आज से 10 साल पहले यहाँ पे आया था। ठीक। और मैंने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं की। कोई लॉ चेंज सुना हो रहा है कि पहले 14 ईयर का था, बोल सुना कि 12 ईयर का हो रहा है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहले 14 का लॉ था, अब लास्ट ईयर 14 से 20 हो गया कि कोई शख्स अगर विदाउट वैलिड लीव यूके में रहता है, विदाउट वीज़ा यहाँ पे रहता है, तो वो अगर यहाँ पे 20 ईयर्स रहेगा तो तब क्वालिफाइड करेगा। 12 ईयर्स का अभी तक मैंने शायद मेरी नज़रों से नहीं गुजरा या मैंने सुना नहीं। अगर लॉ चेंज हुआ या कोई न्यूज़ आई या उन्होंने पॉलिसी चेंज की तो डेफिनेटली अगर मैं ट्राई बेस्ट के मैं अपने प्रोग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन आज के लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स विदाउट वैलिड लीव टू रिमेन यूके में रहता है तो अपने 20 ईयर्स पूरे करते हुए अप्लाई कर सकता है, उससे पहले वो अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन आप 10 साल से रह रहे हैं, आप को चाहिए कि कोई ना कोई एप्लीकेशन करें, डिस्कस करें किसी सोल्यूशन के पास जाके कि आप क्यों वापस अपने कंट्री में नहीं जा सकते, यहाँ पे 10 साल रहते हुए अपने क्या अचीव कर लिया, ताकि आपकी कोई एप्लीकेशन हो उसमें पेंडिंग हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरा वॉइस है। मैं आपसे पूछना सर, मैं इमिग्रेशन मैं अलीगल से ब्याह कराया सी 2 साल हो गए अभी। तो इन्होंने केस लगाया सी असालम का मेरे मिलने से पहले, है ना। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाली है ब्याह के मैरिज बेस पे, वो वाली उन्होंने कुछ नहीं इन्वेस्टिगेशन करिया। तो जेड़ा इन्हें पहले असालम दे लाए से वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते पे है ना। तो वो सानू 22 मंथ्स हो गए, सानू कुछ नहीं पता लगा भी की सिचुएशन है, कितने ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਰੋਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ शादी रजिस्टर हो गई थे कि नहीं हले? ऑफिस एवरीथिंग बट ही वाजंट प्रॉपर सोलिसिटर। अच्छा मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ पे शादी रजिस्टर हो गई कि नहीं अभी? हाँ ये शादी हुई है। शादी हो गई। ਤੁਹਾਡੀ कॉल का शुक्रिया। अगर ਤੁਹਾਡੀ शादी रजिस्टर हो गई है और बेशक ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ शादी ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ एडवाइस है कि अगर थोड़ा पुराना सोलिसिटर मैं उत्ते कमेंट्स नहीं करता क्वालिफाइड सी या वो कंपीटेंट सी या नहीं सी, लेकिन हुण थोड़े को टाइम है कि सोलिसिटर को जाके मिलो। अगर थोड़े हसबैंड ने पहलों असाइलम क्लेम किया भी सी और हुण उहदी शादी थोड़े नाल हो गई आ और थोड़ी इत्थे नैशनैलिटी आ या सैटल्ड आ तमाम चीज़ां बाकी दियां पूरियां तुसीं करदे पए हो, तो थोड़े हसबैंड की एप्लीकेशन जी वो शादी वाली कंसिडर करनी पऊगी। होम ऑफिस वाले नहीं कह सकते कि 2 साल पहलों असाइलम क्लेम किया सी, हुण तुसीं शादी कर ली आ, थोड़ी शादी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करना चाह रहे, सिर्फ असाइलम कंसिडर करांगे। मेरी तुहानूं एडवाइस आ कि सोलिसिटर को जाके मिलो पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके दिखाओ ताकि कोई तुहानूं प्रॉपर एविडेंस एडवाइस होवे और उहदे मुताबिक थोड़ी एप्लीकेशन जी तुसीं पेंडिंग पई आ या अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके नाल उहनूं तुसीं परसू कर सको। अगेन तुसीं इस गल ते वरी नहीं करो कि असाइलम सीगा ते हुण शादी कर लई ते असाइलम नूं क्वेश्चन मार्क कर रहा है या इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दो क्यों कर सकते आ। लेकिन थोड़ा क्लेम यह कि तुसीं शादी कर लई आ और साडे केस नूं शादी दी बेस ते तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरीआं हो रही इत्ते कंसिडर करना चाहिए। जाके सोलिसिटर मिलो, डॉक्यूमेंट दिखाओ ताकि थोड़ी एप्लीकेशन प्रॉपर परसू हो सके। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया, हमारे प्रोग्राम को सराहा, उनका शुक्रिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट थर्सडे ऑन वीनस टीवी सेम टाइम मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।